क्रिप्टो की दुनिया में ना अक्सर एक बात बहुत ही गर्व से कही जाती है कि भाई यहाँ कोड ही कानून है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि कोई एक इंसान रातों रात नियम नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन सोचिए क्या होता है जब किसी प्लेटफॉर्म के दरवाजे पर अचानक से $50 मिलियन का चेक आ जाए, मतलब करीब 400 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, तब तो सारे उसूल बदल जाते हैं। वही तो, अचानक से वो एकदम फ्री बिना रूल्स वाला मार्केट ना एक बहुत ही सख्त कॉरपोरेट बैंक में तब्दील होने लगता है। और आज हम इसी केस स्टडी पर डीप डाइव करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हम बात कर रहे हैं आर्बकॉर और वन ट्रेड की। इनके जो फाउंडर हैं एवगेनी लेविन, उन्होंने 22 मई को एक जूम कॉल की थी और उस कॉल में कुछ ऐसी घोषणाएं हुई जिन्होंने उनके पूरे कम्युनिटी स्ट्रक्चर को एकदम जड़ से हिला दिया है। हमारा मिशन आज यही है कि हम समझें कि कैसे एक अनियंत्रित आर्बिट्रेज प्लेटफॉर्म खुद को लीगल सांचे में ढाग रहा है। मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी, इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है ना, वो सिर्फ नियम बदलना नहीं, बल्कि वो स्पीड है जिससे ये सब लागू हो रहा है। अच्छा, स्पीड से आपका मतलब क्या है? देखिए, जब कोई ट्रेडिशनल बैंक या वित्तीय संस्था नियम बदलती है तो वो आपको महीनों का समय देती है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। लेकिन आर्बकॉर ने जो किया है वो एकदम शॉक थेरेपी जैसा है। शॉक थेरेपी? हाँ, मतलब उन्होंने पूरे सिस्टम को एक झटके में रीबूट करने का फैसला कर लिया है। और इसके पीछे के मैकेनिक्स समझना किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस शॉक थेरेपी के सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। हाँ। जिसे हम कह सकते हैं द अल्टीमेटम। एवगेनी ने मेंबर्स के सामने एक बहुत ही सख्त शर्त रखी है। हाँ, मंडे का दिन फैसले का दिन रखा गया है। बिल्कुल, मंडे को हर मेंबर को एक बटन दबाकर यह तय करना होगा कि वो नई शर्तों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट बस यहीं खत्म करना चाहते हैं। ये मैट्रिक्स फिल्म वाली वो लाल और नीली गोली चुनने जैसा है। और जो लोग बाहर जाने का ऑप्शन चुनेंगे उनका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। हमेशा के लिए? हाँ, एकदम परमानेंट। और इसका सबसे अहम पहलू ये है कि ये फैसला बदला नहीं जा सकता। एक बार आपने एग्जिट बटन दबा दिया तो सिस्टम आपके एसेट्स की दोबारा कैलकुलेशन करेगा। लेकिन मैंने सुना है कि पैसा तुरंत आपके वॉलेट में नहीं आएगा। सही सुना आपने। वो जो एसेट्स हैं उन्हें धीरे धीरे अनफ्रीज किया जाएगा। ये कोई नॉर्मल रिफंड पॉलिसी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। यार, यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या यूजर्स पर ऐसा अभी या कभी नहीं वाला फैसला थोपना सही है? अगर मैं नई शर्तों से सहमत नहीं हूं और जाना चाहता हूं तो मुझे मेरा पैसा एक बार में क्यों नहीं मिल रहा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्या है? ये तो ऐसा है कि मुझे बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा है पर मेरा सामान किस्तों में फेंका जा रहा है। क्या ये सिर्फ डराने की ट्रिक नहीं है ताकि लोग सिस्टम में रुके रहे? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। पहली नजर में ये बहुत अनफेयर लगता है, लेकिन अगर हम एक आर्बिट्रेज प्लेटफॉर्म के काम करने का तरीका देखें तो इसका अर्थशास्त्र बहुत सिंपल है। वो कैसे? इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी बहुत ही भीड़ वाले थिएटर में आग लग गई हो। अब अगर सब लोग एक साथ मेन दरवाजे से भागेंगे तो क्या होगा? भगदड़ मचेगी, दरवाजा जाम होगा और सब फंस जाएंगे। हाँ, बात तो सही है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में भी यही होता है। इन्वेस्टर्स का पैसा किसी तिजोरी में बंद नहीं रखा होता, वो अलग अलग एक्सचेंजों पर ट्रेड में लगा होता है, जिसे लिक्विडिटी पूल कहते हैं। अच्छा, तो पैसा मार्केट में रोटेट हो रहा है? बिल्कुल। अगर प्लेटफॉर्म सब नाराज यूजर्स को एक साथ पैसा निकालने की परमिशन दे दे तो उनके पास ट्रेड पूरे करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगी। एक तरह से बैंक रन वाली स्थिति हो जाएगी और प्लेटफॉर्म बैंकरप्ट हो सकता है। एकदम सही। इसीलिए धीरे धीरे पैसा अनफ्रीज करना दरअसल प्लेटफॉर्म को क्रैश होने से बचाने का एक टेक्निकल तरीका है। लॉजिक तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे इन्वेस्टर के मन में एक डाउट तो आ ही जाता है। खैर, मान लीजिए मैं उस थिएटर में रुकने का फैसला करता हूं। अब मुझे ये भी तो समझना होगा कि मेरा मुनाफा कैसे बनेगा। हाँ, क्योंकि जूम कॉल में प्रॉफिट मॉडल को लेकर भी बहुत बड़े बदलाव बताए गए हैं। तो जरा समझाइए, ये नया गणित क्या है? देखिए, अब से प्लेटफॉर्म USDC को मेन करेंसी के तौर पर यूज करेगा और ट्रेडिंग पेयर के लिए इथीरियम और बिटकॉइन यूज होंगे। तीसरे नंबर पर पॉलीगॉन या XRP भी हैं। ये तो टेक्निकल चीजें हो गई। प्रॉफिट का क्या? वही सबसे अग्रेसिव बदलाव है। अब तक जो भी प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था ना, उसे हटाकर सीधा 50-50 का रूल लगा दिया गया है। 50-50? ओहो, मतलब आधा मुनाफा मेरा और आधा सीधा कंपनी का। ये तो बहुत बड़ा कट है यार। है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की जो टोटल लिमिट थी उसे भी 250% से घटाकर
200% कर दिया गया है। तो इसमें इन्वेस्टर का फायदा कहाँ है? एविगेनी का तर्क ये है कि इसके बदले में सिस्टम अब 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 4 या 5 महीने लेते थे, वो अब सिर्फ 2.5 से 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। पर मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट आधे टाइम में पूरा हो रहा है, लेकिन आप हर ट्रेड पर मेरा आधा प्रॉफिट ले रहे हैं, तो क्या कोई इन्वेस्टर सच में पहले जितना पैसा बना पाएगा? ये सीधा कैपिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आप एक महंगा सामान बेचते हैं और महीने में 100 रुपए कमाते हैं। ठीक है। अब आपने सोचा कि मैं सस्ता सामान बेचूंगी जिस पर प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपए है, लेकिन आपने दुकान 24 घंटे खोल दी और महीने में 4 बार वो सामान बेच दिया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट बढ़ गया। बिल्कुल। आर्बिट्राज में भी यही लॉजिक दिया जा रहा है। 24/7 ट्रेडिंग में वो छोटे छोटे प्राइस डिफरेंस को दिन में हजारों बार पकड़ेंगे। अच्छा, तो स्पीड और वॉल्यूम से वो 50% कट की भरपाई करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये सब तभी काम करेगा जब मार्केट में सच में आर्बिट्रेज के मौके लगातार मौजूद हों। अगर मार्केट स्लो हो गया ना, तो वो 50% की कटौती इन्वेस्टर्स को बहुत चुभेगी। और वॉल्यूम की ये जो जरूरत है ना, शायद इसी वजह से उन्होंने नेटवर्क स्ट्रक्चर पर इतने बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लगातार नया पैसा और वॉल्यूम चाहिए होता है। सही कहा। जूम कॉल का जो अगला हिस्सा था वो पूरी तरह से उनके रेफरल सिस्टम और लीडर्स पर फोकस था। और मैं बता रही हूँ, जो छटाई उन्होंने की है ना, वो किसी भी नेटवर्क मार्केटर के होश उड़ा देगी। तो नेटवर्क वालों के लिए क्या बदला है? मैंने सुना है कमीशन बहुत कम कर दिया है। बहुत ज्यादा। डाउनलाइन पार्टनर्स से जो नेटवर्क इनकम आती थी, उसे 10% से घटाकर सीधा 3% कर दिया है। 10 से सीधा 3? ये तो जो लोग नई टीम बना रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इसके बदले उन्होंने नेटवर्क की गहराई बढ़ा दी है। जो सिस्टम पहले 21 लेवल तक था, वो अब 33 लेवल तक जाएगा। 33 लेवल? ये तो बहुत डीप हो गया। बिल्कुल। और रैंक के आधार पर जो रोज की पे आउट लिमिट होती थी, उसे 7,000 से बढ़ाकर 25 से 30,000 तक कर दिया है। 30,000 रोजाना? हाँ। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो हजारों की टीम ला सकते हैं। हाँ, कंपनी दरअसल छोटे रेफरल वालों को इग्नोर करके बड़ी वेल्स को टारगेट कर रही है। 33वें लेवल पे यूजर्स लाखों में हो सकते हैं। लेकिन यार, जूम कॉल में एक बहुत डरावनी वार्निंग भी तो थी। जो लीडर्स एक्टिव नहीं है, उनके साथ क्या होगा? उन्हें सीधे कट कर दिया जाएगा। एवेगिनी ने खुद उदाहरण दिया कि अगर किसी लीडर की 1000 लोगों की टीम है और मंडे को सिर्फ 3 लोग हाँ बोलते हैं, तो बाकी 997 लोगों का क्या? पूरी कम्युनिटी को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। उनकी पुरानी जो लीडरशिप कमेटी थी, जिसे कॉन्क्लेव कहते थे, उसे भी भंग कर दिया गया है। मतलब पुरानी वफादारी की कोई वैल्यू नहीं बची। टॉप डाउन कंट्रोल चाहिए इन्हें। बिल्कुल। अब वो एक नए टॉप एम्बेसडर की तलाश में है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ इनएक्टिव लोगों की वजह से पूरी टीम को बाहर करना, क्या ये कंपनी का ही नुकसान नहीं है? मान लीजिए आज कोई इनएक्टिव है, कल को मार्केट अच्छा होगा तो वो वापस पैसा लगाएगा। उसे परमानेंट ब्लॉक करना बेवकूफ़ी नहीं है? एक आम बिजनेस में ये बेवकूफ़ी है, पर आप इसे डेटाबेस के नजरिए से देखिए। लाखों इनएक्टिव अकाउंट्स सर्वर की कॉस्ट बढ़ाते हैं। वो तो है। और उससे भी बड़ी बात, जब आप किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके एक्टिव यूजर्स कितने हैं। अगर आपके 1 लाख यूजर्स हैं बट ट्रेड सिर्फ 10,000 कर रहे हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत खराब दिखता है। ओहो, तो वो अपने डेटा को एकदम क्लीन दिखाना चाहते हैं, सारा डेड वेट हटाकर। बिल्कुल। उन्हें एक छोटी लेकिन 100% एक्टिव कम्युनिटी चाहिए। और ये डेटा क्लीन करने वाली जो बात है ना, ये सीधा हमें कॉल के सबसे सेंसिटिव पार्ट पर ले जाती है, मतलब KYC और सर्वेलेंस। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब रोज 30,000 तक का पे आउट होगा, तो प्लेटफॉर्म हर एक पैसे को ट्रैक करना चाहेगा। लेकिन यार, ये जो नए रूल्स हैं, ये तो क्रिप्टो के बेसिक आइडिया के ही खिलाफ है ना? एकदम खिलाफ है। उन्होंने मल्टी अकाउंटिंग पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। एक इंसान, एक अकाउंट, बस। और मैंने सुना है कि साफ साफ धमकी दी गई है कि 90 साल के बुजुर्गों या 18 साल से छोटे बच्चों के नाम पर जो फेक अकाउंट बनते थे, वो अब नहीं चलेंगे। आपको अपना असली लीगल नाम, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाइड फोन नंबर सब देना होगा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया का लिंक भी मांगा जा रहा है। हाँ, ताकि वो चेक कर सकें कि अकाउंट के पीछे कोई असली इंसान है या कोई बॉट। और अगर किसी ने रूल तोड़ा तो क्या होगा? तो समसब जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज से बहुत ही सख्त KYC होगी और अकाउंट तुरंत फ्रीज हो जाएगा। यार, ये थोड़ी ज्यादा डिक्टेटरशिप नहीं हो गई? मतलब या तो अपनी पूरी जन्म कुंडली हमें दो या अपना अकाउंट भूल जाओ। अगर मुझसे फॉर्म भरते हुए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो क्या मेरा पैसा जब्त हो जाएगा? सुनने में बहुत रूखा लगता है, पर इसका रीजन बहुत सॉलिड है।
कॉल में बताया गया कि कंपनी को अब एक्सचेंज और ब्रोकरेज लाइसेंस मिल गए। अच्छा, लाइसेंस आ गए। हाँ, और जब किसी कंपनी के पास ब्रोकरेज लाइसेंस होता है तो वह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के दायरे में आ जाती है। अगर कोई माइनर या फेक इंसान लाखों का ट्रेड करते पकड़ा गया तो रेगुलेटर सीधा कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। और फाउंडर्स जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो यूजर्स को धमका नहीं रहे हैं, वो खुद को रेगुलेटर्स से बचा रहे हैं। और इसका एक फायदा यूजर्स को भी है। क्या फायदा? अब वो अपने प्रॉफिट पर लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ टैक्स भर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। लीगल होना और टैक्स भरना, ये सब एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देते हैं। आर्बिकूल जैसा प्लेटफॉर्म जो पहले आराम से चल रहा था, उसे अचानक 50-50 प्रॉफिट शेयर, 33 लेवल का नेटवर्क और इतनी सख्त केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उनके पास $50 मिलियन का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बस यही वो चाबी है जो इस पूरे मामले को खोलती है। $50 मिलियन? एवगेनी ने कॉल पर कहा कि एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन ने उनका पूरा ऑडिट किया है और वो $50 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। 2 और फाउंडेशंस के साथ बात चल रही है। और जाहिर सी बात है, कोई भी फाउंडेशन 400 करोड़ रुपए बिना हर लीगल पेपर चेक किए तो लगाएगी नहीं। बिल्कुल नहीं। जब इतना बड़ा पैसा आता है तो वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में नहीं जाता जहां फेक अकाउंट्स हों या बिना केवाईसी के काम हो रहा हो। उन्हें एक क्लीन बैलेंस शीट चाहिए। हाँ, 50-50 कट से कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, 33 लेवल से वॉल्यूम आता है और केवाईसी से लीगल रिस्क खत्म होता है। ये सारे बदलाव दरअसल उसी $50 मिलियन को सिक्योर करने के लिए किए गए हैं। लेकिन मेरा एक कड़वा सवाल है। एवगेनी इसे प्रोजेक्ट की कामयाबी बता रहे हैं, पर क्या किसी फाउंडेशन का $50 मिलियन लगाना एक आम छोटे इन्वेस्टर के लिए सच में कोई सेफ्टी की गारंटी है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, फाइनेंस की दुनिया में एक टर्म होता है लिक्विडेशन प्रेफरेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अगर कल को कंपनी डूबती है या कोई क्राइसिस आता है तो सबसे पहले पैसा उन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को वापस किया जाता है। और आम यूजर? आम रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। तो ये $50 मिलियन कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए है। किसी छोटे यूजर की नुकसान भरपाई के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। बाप रे। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो तस्वीर एकदम साफ है। हाँ, मंडे को एक ऐसा बटन दबने वाला है जो वापसी के सारे रास्ते बंद कर देगा। जो लोग रुकेंगे उन्हें फास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन 50% प्रॉफिट कंपनी ले जाएगी। नेटवर्क वालों को 33 लेवल मिलेंगे, पर कमीशन सिर्फ 3% मिलेगा। और कोई छुप नहीं पाएगा। असली नाम देना होगा, केवाईसी करानी होगी, टैक्स भरना होगा। और इस सब सिर्फ उस $50 मिलियन के चेक के लिए हो रहा है। इस केस स्टडी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि क्रिप्टो का इवोल्यूशन कैसे होता है। शुरू में सब आजाद होता है, कोई रूल नहीं होता, लेकिन जब स्मार्ट मनी या बड़ा पैसा आता है तो वो अपने साथ ट्रेडिशनल फाइनेंस के वही सख्त नियम लेकर आता है जिनसे भागकर लोग क्रिप्टो में आए थे। एकदम सही। पुरानी टीम्स को काट दे और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का दावा करे, तो क्या ये सच में उस प्लेटफॉर्म का मैच्योर होना है, या फिर ये पुराने यूजर्स और लाइबिलिटीज को साफ करके नए बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लीन स्लेट तैयार करने का कोई बहुत ही स्मार्ट तरीका है? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आपको इस डीप डाइव में मजा आया होगा।